नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, हाल ही में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अगले कदमों को लेकर खबरों में काफी हलचल मची हुई है। आपने भी शायद वो हेडलाइंस देखी होंगी कि लोन की ब्याज दरों में एक बड़ा उछाल आ सकता है, राइट? तो आज हम किसी भी तरह की सनसनीखेज बातों से बचते हुए सीधा इन दावों के पीछे के अर्थशास्त्र को डिकोड करेंगे। हम सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे कि आखिर ये प्रेडिक्शंस क्या हैं और सबसे जरूरी बात, इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा एक लॉजिकल डोमिनो इफेक्ट की तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम आरबीआई के संभावित रेट हाइक पर बात करेंगे, फिर हम इस रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे। उसके बाद दुनिया भर में चल रहे तनाव, महंगाई और रुपए की ऐतिहासिक गिरावट को देखेंगे, और हाँ, आखिर में ये समझेंगे कि इन सब का आम बोरोवर्स यानी उधारकर्ताओं पर क्या असर होगा। सेक्शन 1, संभावित रेट हाइक, विशेषज्ञों का अनुमान। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत आखिर हुई कहां से? दरअसल ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अर्थशास्त्रियों के कॉन्फिडेंशियल नोट से शुरू हुआ। उन्होंने पूर्वानुमान लगाया है कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 5 जून की बैठक से ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर सकता है। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें हमारा बेसलाइन पता होना चाहिए। अभी की बात करें तो आरबीआई का रेपो रेट 5.25% पर टिका हुआ है। बस ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी बढ़ोतरी की बात करेंगे तो वो इसी 5.25% के ऊपर होगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, रेपो रेट को समझना, बैंकिंग जार्गन हुआ आसान। न्यूज में आपने ये रेपो रेट शब्द न जाने कितनी बार सुना होगा। चलिए आज इस भारी भरकम बैंकिंग जार्गन को बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो ब्याज दर जिस पर देश का सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे यहाँ आरबीआई है, वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। इसे ऐसे समझिए, जब आपको या मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो हम बैंक के पास जाते हैं। सही कहा ना? लेकिन जरा सोचिए, जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं आरबीआई के पास। तो जिस रेट पर आरबीआई इन बैंकों को पैसा देता है, बस वही रेपो रेट है। ये पूरे बैंकिंग सिस्टम की नींव की तरह काम करता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। स्टेप 2, बैंक वो पैसा आम उपभोक्ताओं यानी आप तक लोन के रूप में पहुंचाते हैं। अब आता है स्टेप 3, अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा दे तो क्या होगा? बैंकों के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, बैंक अपना ये एक्स्ट्रा खर्च अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, वो इसे ग्राहकों पर ट्रांसफर कर देंगे। और नतीजा, आपकी और हमारी होम लोन या कार लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, वैश्विक तनाव और महंगाई बदलाव का मुख्य कारण। अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि भाई आखिर आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? तो इसका जवाब हमारी सीमाओं के बाहर है। देखिए, एक तरफ ईरान कॉन्फ्लिक्ट जैसे वैश्विक तनाव चल रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चूंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और इसके नतीजे में क्या होता है? घरेलू बाजार में भयंकर महंगाई यानी इन्फ्लेशन का खतरा खड़ा हो जाता है। और जब भी महंगाई कंट्रोल से बाहर जाने लगती है ना, तो उसे वापस पटरी पर लाने के लिए आरबीआई अक्सर ब्याज दरें बढ़ाने के इसी टूल का इस्तेमाल करता है। अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, रुपये की भारी गिरावट, करेंसी मार्केट का दबाव। देखिए, सिर्फ महंगाई ही इकलौती वजह नहीं है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की ऐतिहासिक गिरावट एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का भारी दबाव डाल रहा है। हाल ही में रुपए ने डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर को छुआ है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो बाजार खुलने पर यह 95.926 पर था, लेकिन दिन के कारोबार के दौरान इसने 96.965 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक गोता लगाया और आखिर में 96.181 पर बंद हुआ। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अपनी करेंसी में इतनी कमजोरी आना एक काफी बड़ी चिंता का विषय होता है। अब इस भारी गिरावट को रोकने के लिए कुछ तो करना था, है ना? तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने यहां सीधा एक्शन लिया। उन्होंने मार्केट खुलने से ठीक पहले सरकारी बैंकों के जरिए भारी मात्रा में डॉलर बेचे। इस कदम का तुरंत असर भी हुआ और रुपए में कुछ ही मिनटों के अंदर 70 पैसे की तेजी देखने को मिल गई। लेकिन यहाँ एक कैच है, डॉलर बेचना ना बस एक टेम्पररी फिक्स है, कोई परमानेंट इलाज नहीं। रुपए को लंबे समय तक स्टेबल रखने के लिए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई के पास शायद ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई और मजबूत विकल्प नहीं बचा है। और आखिर में सेक्शन 5, उधारकर्ताओं पर असर, वित्तीय प्रभाव का अनुमान। चलिए अब वो बात करते हैं जो सीधे हमारे और आपके बटुए से जुड़ी है।
ये सब जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है, ये आपकी पर्सनल फाइनेंस को कैसे हिट करेगी, इसे समझने के लिए हमें बस एक आखिरी टर्म समझना होगा, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स, या शॉर्ट में कहें तो OIS। बिल्कुल मत घबराइए, ये बहुत ही सिंपल है। OIS को आप बस एक थर्मोमीटर की तरह समझ लीजिए, जिसे मार्केट एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मोमीटर मापता है कि फ्यूचर में ब्याज दरें किस दिशा में जाने वाली हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि भारत के ये OIS सिग्नल अभी क्या कह रहे हैं, वो सीधा 125 की तरफ इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 महीनों के अंदर ब्याज दरों में पूरे 125 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये बेसिस पॉइंट्स किस चिड़िया का नाम है, मैं इसे बिल्कुल साफ कर देता हूँ। बेसिस पॉइंट्स या BPS फाइनेंस की दुनिया में नापने की बस एक इकाई है। 100 बेसिस पॉइंट्स का सीधा सा मतलब होता है ठीक 1%। यानी अगर हम 125 बेसिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ब्याज दरों में 1.25% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए आज के इस पूरे एक्सप्लेनर के निष्कर्षों को समेटते हैं। आपको बस इन 4 अहम बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर RBI रेट बढ़ाता है तो इसका सीधा असर आपके फ्लोटिंग रेट लोन्स पर पड़ेगा। दूसरा, आपके होम लोन और कार लोन की मंथली EMI बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तीसरा, हमें ये याद रखना होगा कि ये रेट हाइक कोई मनमानी नहीं है, बल्कि गिरते रुपए और बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का एक बहुत ही जरूरी टूल है। और चौथा, एज अ स्मार्ट बोरोवर आपको अपने आने वाले महीनों के घरेलू बजट को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते हम आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या गिरती करेंसी और महंगाई से बचने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना ही एकमात्र प्रैक्टिकल कदम है, भले ही इसका सीधा बोझ आम उधारकर्ताओं की जेब पर पड़े? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाना कभी भी आसान नहीं होता। इस एक्सप्लेनर के जरिए हमारा मकसद आपको सिर्फ इन तथ्यों से वाकिफ कराना था ताकि आप बेहतर और इन्फॉर्म्ड वित्तीय फैसले ले सकें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।